Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, या फिर एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है, केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, या फिर एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो जो देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है वो है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए। ये ऑप्शन इससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, व्यंजन है या शब्द है या स्वर है या वर्ण है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, या वर्णों के व्यवस्थित समूह से, या शब्द रचना से। तो जो वर्णमाला का आशय है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह से है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो 55 है या 52 है या 50 है या फिर 48 है। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वो 52 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोगवाह हैं विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो जो अयोगवाह है वो विसर्ग है, इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब प्रारंभ करते हैं हम अतुलोत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में तालव्य, कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ और दंत उच्चारण स्थान हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए। तो संयुक्त अक्षर व्यंजन है छत्र और त्र और ज्ञ और श्र। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है। तो जो छ वर्ण है ये का, आधा और सा पूर्ण के योग से बना है। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो जो एक समान अर्थ देते हैं उन्हें समानार्थी कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनका यही क्रम सुमेलित है। अब प्रारंभ करते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखना है। तो विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिवाचक, निदेशक चिन्ह, योजन चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंस पद। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करना है। भाषा में अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है क्षेत्रीय प्रभाव। अशुद्ध उच्चारण के प्रमुख कारण के रूप में क्षेत्रीय प्रभाव निम्नलिखित में है, जैसे पंजाब में का, खा, गा, घा के बदले का, खा, गा, घा का उच्चारण किया जाता है। बंगाल में वा के स्थान पर हर जगह बा का उच्चारण किया जाता है। अगला है अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क। अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के संपर्क में आकर शुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति भी अनुकरण द्वारा अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। अगला है अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। जब बालकों को अक्षरों एवं मात्राओं का शुद्ध ज्ञान नहीं कराया जाता तो उच्चारण में वे अशुद्धियाँ करते ही हैं। अगला है शारीरिक विकार। शारीरिक विकार भी जब उच्चारण यंत्र में पैदा हो जाते हैं जो उच्चारण को अशुद्ध बना देते हैं। ये विकार कंठ, तालु, ओंठ, दांत आदि में होते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों के
अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख करना है। तो अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के लिए निम्न उपाय हैं। पहला है शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग किए। उच्चारण शिक्षा में ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि का प्रयोग करना चाहिए। ध्वनि तत्व का ज्ञान देना। प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को छात्रों को यह बताना चाहिए कि कौन सी ध्वनि कहाँ पैदा होती है, किस अक्षर के बोलने से जीभ, ओंठ आदि की क्या स्थिति होती है। अक्षरों का उच्चारण उनके नियम स्थान में ही होना चाहिए। अगला है शब्दोच्चारण की शिक्षा अलग से नहीं देनी चाहिए, शब्दोच्चारण के साथ ही यह प्रक्रिया चलनी चाहिए। अगला है अच्छोच्चारण के नियमों की यथासमय जानकारी देना। अध्यापक द्वारा अक्षर उच्चारण की जानकारी यथासमय देना अच्छे शिक्षण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है उच्चारण शिक्षण की विधियां का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उच्चारण की निम्न विधियां हैं। पहली विधि है ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में समान ध्वनियों के उच्चारण अभ्यास के कारण उच्चारण में स्थिरता आ जाती है। अगला है देखो और कहो विधि। इस विधि के माध्यम से अक्षरों को जोड़ जोड़कर शब्दों का उच्चारण करने की समस्या नहीं रहती है। अगला है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इस विधि में ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पुस्तकें तथा चित्रों के माध्यम से उच्चारण में एक रूपता आती है। अगला प्रश्न है छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है लेखन से सुडौल तथा सुंदर लेखन का विकास करना। अगला है लेखन विधि व प्रविधि से अवगत कराना तथा उसका अभ्यास करना। अगला है लेखन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख करना है। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। पहली है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण की विधि है। इसके अंतर्गत लिखते समय हाथ, आँख तथा कान तीनों की सक्रियता पर बल दिया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक या लकड़ी के बने अक्षरों को दिखते हैं, उन्हें छात्र से भी स्पर्श कराते हैं। इन्हीं अक्षरों पर पेंसिल को घुमाया जाता है। रंगीन पेंसिल का प्रयोग उत्तम रहता है। इस प्रकार बालकों को अक्षर के स्वरूप का आँख तथा हाथ से अवगत कराया जाता है तथा अक्षरों के रूप का अनुकरण कराया जाता है और अक्षरों को बार बार लिखने का अभ्यास कराया जाता है। तो अक्षरों को शब्द लिखना सीखते हैं और शब्दों को कठिनाई धीरे धीरे बढ़ जाती है। शब्दों और वाक्यों को लिखना सिखाया जाता है। यह विधि अधिक प्रचलित है क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक है। अगला है जैक टॉट शिक्षण विधि। इस विधि में छात्र अपने लेखन का स्वयं सुधार करता है। बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को शिक्षक छात्र लिखने को देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर शिक्षक द्वारा लिखित शब्दों से मिलान करके अशुद्धियों को शुद्ध करता है। जब वाक्य लिखने लगते हैं तो पुनः मूल वाक्य से मिलान कर लेते हैं। शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए छात्रों को लिखने को कहता है। छात्र का उसका स्मरण करके लिखने का प्रयास करता है और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने का अभ्यास करते हैं। अगला है पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि का प्रयोग आधार सरल से कठिन की ओर चलना है। अक्षर ज्ञान इसमें पहले कराया जाता है। अक्षरों की आकृति की विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। तत्पश्चात टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना की जाती है। पहले उन वर्णों को सिखाया जाता है जो सरल होते हैं। अगला प्रश्न है अर्धविराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण लिखना है। तो अर्धविराम, पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह अर्धविराम है। इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक रखना पड़ता है। जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है ऐसा सभी मानते हैं। अगला है पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात एक भाव या विचार की पूर्णता बड़ा पूर्ण विराम उसके अंत में ही आता है। जैसे रमेश घर जाता है, एक पूर्ण वाक्य हो चुका है तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। अगला है जल्दी आओ। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।